take an example and try to understand variational principle. तो हम लोग सपोज समझ लो मेरे को क्वांटम मैकेनिक्स लगाना है, तो मेरे को एक सैंपल एटम तो चाहिए ना. मेरे को हाइड्रोजन एटम ले लिया मैंने, उससे मैंने एनर्जी लेवल वगैरह निकाला, या तो मैंने हीलियम एटम ले लिया. तो हम लोग क्यों लेते हैं वो? बिकॉज दोज आर सिंपलर सिस्टम्स. मैंने कॉपर ले लिया, निकल ले लिया, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन है, कॉम्प्लिकेटेड सिस्टम है, राइट. इफ यू कंसिडर बेसिकली लेट्स से एन हीलियम एटम. हीलियम एटम का क्या स्ट्रक्चर है? 4He2, राइट. सो इफ यू कंसिडर 4He2 मतलब मेरे पास अंदर 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन है. ठीक है. न्यूट्रॉन बेचारा बहुत दुखी फील करता है बिकॉज उसको कोई वैल्यू नहीं देते इसमें, ये कैलकुलेशंस में. क्यों? न्यूट्रल है ना, तो फील्ड को अफेक्ट तो नहीं कर रहा है, टोटल एनर्जी को भी अफेक्ट नहीं कर रहा है वो. हाँ, चार्जेस है नहीं. तो दैट्स द रीजन दैट न्यूट्रॉन को हम लोग इतना कंसिडर नहीं करते यहाँ पे. ठीक है. तो दैट वी विल बी टेकिंग 2 चार्जेस ऑफ द सेंट्रल न्यूक्ली, और मेरे पास है 2 इलेक्ट्रॉन. एक हो गया यहाँ पे, एक हो गया यहाँ पे. अभी इसका सोचो इंटरेक्शन क्या क्या होगा. एक तो इसके बीच होगा पोटेंशियल, क्या होगा, इसको मल्टीप्लाई करो, डिवाइड बाय आर कर लो, पोटेंशियल आ गया. इन दोनों का इंटरेक्शन में क्या होगा, इसको मल्टीप्लाई कर लो, डिवाइड बाय आर कर लो, हो गया और एक पोटेंशियल. लेकिन एक प्रॉब्लम है, इन दोनों में भी तो इंटरेक्शन है ना, तो इन दोनों को भी तो एनालिसिस करना पड़ेगा ना, राइट. सो दिस इज द सिंपलेस्ट सिस्टम यू कैन थिंक अबाउट. अभी तुमने सोचो निकल ले लिया, नाइट्रोजन ले लिया, 14, 15, इतना सारा इलेक्ट्रॉन है, सबका इंट्रोडक्शन देख के एनालिसिस करना पड़ेगा, माथा खराब हो जाएगा. सो उसकी वजह से हम लोग कंप्यूटर प्रोग्राम यूज करते हैं. लेकिन कंप्यूटर प्रोग्राम जब आया तब आया, उससे पहले लोगों ने एनालिसिस शुरू तो किया ना थियोरेटिकली. तो क्या किया लोगों ने, ऐसे सिंपल स्ट्रक्चर्स दिए. ठीक है. तो अभी हम लोग क्या करने वाले हैं, ये हीलियम एटम को एनालिसिस करने वाले हैं. ठीक है. दैट इज आवर मोटो नाउ. सो व्हाट वी आर गोइंग टू टेक इज वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट ग्राउंड स्टेट ऑफ हीलियम एटम. ग्राउंड स्टेट ऑफ हीलियम एटम. हाँ, इसका जो एनालिसिस है वो डिफिकल्ट नहीं होने वाला है, बट इसका जो इंटीग्रेशन वगैरह जो हम लोग करने वाले हैं आगे जाके, वो थोड़ा एडवांस रहेगा. बट वी आर गोइंग टू यूज सम स्टैंडर्ड रिजल्ट्स व्हिच यू शुड रिमेंबर. उनका डेरिवेशन मिल जाएगा हमें मैथमेटिकल फिजिक्स, राइट. सो व्हाट वी आर सेइंग इज दैट हीलियम हैज 2 इलेक्ट्रॉन्स and 2 protons, right. And we are going to take it to analyze this electrons and 2 protons. अभी ऐसा वाला मैंने ले लिया, तो इन दोनों का डिस्टेंस मान लो ये r1 हो गया, बिकॉज लेट्स से दिस इज द फर्स्ट इलेक्ट्रॉन, एक मार्क कर दिया मैंने, और दिस इज द सेकंड इलेक्ट्रॉन. सो दिस इज r1 एंड दिस इज r2. सही है. इन दोनों के बीच का डिस्टेंस भी लिखना है, तो आई राइट इट डाउन एज r12. ये क्लियर है, राइट. द डिस्टेंस एंड ऑल इट्स ओके. सो वी आर गोइंग टू टेक दिस. तो अभी इसका हैमिल्टोनियन निकालना है. क्या होगा हैमिल्टोनियन, बोलो, कौन बोल सकता है? द हैमिल्टोनियन. हैमिल्टोनियन मतलब टोटल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, राइट. हैमिल्टोनियन आई विल राइट इट डाउन एज h, and then I can write it down as minus h cut square divided by 2m, right. And then in general we write it down as del square del x square, right. So this is for 1, and I have got 2 electrons here interacting, so we can say it's 2. So we can just simply write it down as del 1 square plus del 2 square, 2 है मेरे पास, minus the potential energy. Minus क्यों? Because it's a bound state, right. So h is equal to t plus v, and then minus ले सकते हैं. ठीक है. तो let's just do it first. So इन दोनों के बीच में पोटेंशियल एनर्जी क्या रहेगी, बोलो. इन दोनों के बीच में पोटेंशियल एनर्जी क्या रहेगी, 1/4 एप्सिलॉन नॉट के इनटू व्हाट, q1 q2 मतलब e और 2e. हाँ. तो मतलब ये हो गया 2e स्क्वायर डिवाइडेड बाय r1. नहीं, स्क्वायर क्यों? वी आर नॉट फाइंडिंग आउट दी, वी आर फाइंडिंग आउट पोटेंशियल. हाँ, तो उसमें नहीं आएगा. पोटेंशियल में स्क्वायर नहीं होता. ठीक है. फोर्स में स्क्वायर आता है. फोर्स में स्क्वायर आता है, राइट. So this is minus, I will take, and then I can take e square divided by 4 pi epsilon naught into 2, ये वाला 2 divided by r1. सही है. नेक्स्ट ये वाला,
इसका और इसका इंटरेक्शन भी सेम ही है, सो दिस इज प्लस 2r2 डिवाइडेड बाय r2। इन दोनों के आगे क्या है, माइनस है, बिकॉज आई हैव टेकन अ माइनस हियर, बट इन दोनों के बीच क्या होगा, प्लस होगा ना, बिकॉज इट इज रिपेलिंग। हाँ, कन्वेंशन क्या है, अगर अट्रैक्टिंग है तो माइनस, राइट, रिपेलिंग है तो प्लस, सही है। So we can just take it to be minus here because minus and बाहर ले लिया, so that's why it's minus. So it will be 1 divided by whatever is the distance between these two. I can write it down as r1 minus r2, or vectorially I can also write it down as r1 minus r2. Vectorially यही आएगा सर, r1 minus r2, right? We can use vectors also here. तो हो गया, ये वाला मेरा हो गया हैमिल्टोनियन फॉर दिस ग्राउंड स्टेट हीलियम एटम। अभी क्या करेंगे, इसको एनालिसिस करना है, दैट्स इट। इफ यू नो द हैमिल्टोनियन यू कैन फाइंड आउट अ लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन। परटर्वेशन थ्योरी में क्या समझा हम लोगों ने, हैमिल्टोनियन पता है तो मेरे को बहुत कुछ निकाल सकता हूँ, what we are going to do, okay? So the question is, अगर मेरे पास हैमिल्टोनियन है, our aim is we have to calculate, this is our aim, EGS मतलब क्या है, ग्राउंड स्टेट एनर्जी, GS मतलब ग्राउंड स्टेट, इस सिस्टम का ग्राउंड स्टेट एनर्जी, किस सिस्टम का, हीलियम एटम का, निकालना है थियोरेटिकली। तो भाई थियोरेटिकली निकालना है, एक्सपेरिमेंटली भी किसी ने तो निकाला होगा। Experimental value is already provided and we have to do it theoretically so that we are actually going to get that value, okay? So EGS क्या represent करता है, it actually, okay, let me just write it down, it represents the amount of energy it would take, understand the theoretical meaning, okay, it would take to strip off both electrons। मतलब अगर मुझे दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन न्यूक्ली के बाउंड से निकाल देने हैं, गेटिंग इट, ये दोनों इलेक्ट्रॉन्स जो है वो तो न्यूक्ली के साथ स्टक है ना, तो मेरे को इसको फ्री कर देना है, तो मुझे कितना एनर्जी देना पड़ेगा, दैट इज एक्चुअली कॉल्ड द ग्राउंड स्टेट एनर्जी। इफ यू वांट टू अंडरस्टैंड द फिजिकल मीनिंग, समझ में आया फिजिकल मीनिंग ग्राउंड स्टेट एनर्जी का। ग्राउंड स्टेट एनर्जी मतलब उतना एनर्जी है उस सिस्टम में, अगर मैंने बाहर से उतना एनर्जी डाल दिया तो वो पूरा ब्रेक हो जाएगा, ब्रेक होकर दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाएंगे। दिस इज व्हाट वी आर सपोज टू डू, ओके। सो ये जो EGS है ना, ये देखो अभी एक्सपेरिमेंट किया होगा लोगों ने, जहाँ पे लोगों ने देखा कि ये कितना एनर्जी चाहिए मुझे इसको निकालने के लिए। सो एक्सपेरिमेंटली, ओके, experimentally this EGS that we have for helium atom, don't mix it with any other atom, is nothing but minus 78.95 EV, ये निकाला, ठीक है। मतलब हमारा एम क्या है, हमें थियोरेटिकली निकालना है कि ये जो एनर्जी है इट इज -78.95, और यही करने वाले हैं हम लोग अगले 2-3 क्लास में, ठीक है। सो दिस इज व्हाट इज देयर इन, ओके। तो एक प्रॉब्लम यहाँ पे ये है कि दिस पर्टिकुलर प्रॉब्लम डज नॉट हैव एन एग्जैक्ट सॉल्यूशन। मैं ये क्यों बोल रहा हूँ, बिकॉज व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट क्वांटम मैकेनिक्स एवरीथिंग इज अप्रॉक्सीमेट, ठीक है। सो दिस प्रॉब्लम हैज नो एग्जैक्ट सॉल्यूशन, प्लीज रिमेंबर दिस, इसका एग्जैक्ट सॉल्यूशन नहीं है। मैथमेटिकली अगर मुझे कोई डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व करना पड़े, कोई इंटीग्रेशन करना पड़े, मैं जब फंक्शन को अप्रॉक्सीमेटली लेता हूँ, हम उसको क्या बोलते हैं, ट्रायल सॉल्यूशन, ट्रायल सॉल्यूशन बोलते हैं ना। ट्रायल सॉल्यूशन क्या होता है, मेरे पास एक प्रॉब्लम है, मेरे को उसको इंटीग्रेशन करके उसका निकालना है, ठीक है। तो मैं एज्यूम करता हूँ ग्राफिकली, या मैं देखता हूँ कि वो बिहेव कैसे करेगा, तो मैं देखता हूँ कि वो एक्सपोनेंशियली बिहेव करेगा, so I will take a trial solution which will have an exponential component। ऐसे करके हम लोग ट्रायल सॉल्यूशन लेते हैं, और ट्रायल सॉल्यूशन में क्या होता है, एक कांस्टेंट्स रहते हैं, जो कांस्टेंट्स हम लोग को निकालना पड़ता है यूजिंग बाउंड्री कंडीशन, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे भी वही करने वाले हैं, बाउंड्री कंडीशन यूज करके ट्रायल सॉल्यूशन का निकालने वाले। तो दिस प्रॉब्लम हैज नो एग्जैक्ट सॉल्यूशन। उसके ऊपर से दो इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्शन है, वो भी क्रिएट करता है नया इशू, बिकॉज वी हैव गॉट एन एक्स्ट्रा टर्म हियर, ओके। And we can also write it down as, I'll just write it down so that you all remember, electron electron repulsion is given by
क्या है इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्शन मेरा, ये वाला ना जो ऑलरेडी मैंने लिखा है. सो आई जस्ट राइट इट डाउन, ई स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू 1 डिवाइडेड बाय R1 minus R2. So this is your electron electron repulsion. So we are going to consider all these factors and then we are going to analyze the system. But हम लोग जब इसको analyze करेंगे ना, हम लोग कुछ चीज़ें थोड़ा ignore करेंगे to make the things simpler. Okay, for this moment. So what we do is, if we ignore, मैं बोल रहा हूँ क्यों कर रहे हैं, we are going to do it. If we ignore VEE, अगर इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्शन इग्नोर कर दें तो मेरा जो वेव फंक्शन है ना वो डिपेंड करेगा R1 पे और R2 पे. तो इसका वेव फंक्शन अलग होगा और इसका वेव फंक्शन अलग होगा. ठीक है, दैट विल एक्चुअली डिफाइन द सिस्टम. सो इफ वी डू दैट, व्हाट वी कैन से इज दिस psi naught R1 and R2 is equal to, we can separate them out, we can write it down as psi 100 R1 and psi 100 R2. So I hope you remember 100 मतलब ग्राउंड स्टेट की बात कर रहे हैं. ठीक है, ग्राउंड स्टेट वेव फंक्शन, वन विथ रेस्पेक्ट टू R1 एंड अनदर विथ रेस्पेक्ट टू R2. अगर मेरे को एक का वेव फंक्शन पता है ऑटोमेटिकली अदर ऑल्सो आई नो, आई हैव टू जस्ट रिप्लेस R1 विथ R2, दैट डिस्टेंस, दैट्स इट. ठीक है, तो अगर हम लोग इग्नोर करते हैं तो हम लोग को वेव फंक्शन को कुछ ऐसे लिख सकते हैं. और कुछ बैकग्राउंड हम लोग जान लेते हैं जो which is expected that you all have studied for hydrogen atom. ये वाला हम लोगों ने इसी क्लास में किया है पहले भी इन दिस सब्जेक्ट. psi 100 इन स्पेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट्स r थीटा phi. वेव फंक्शन क्या है, we have already used it before, 1 divided by root over pi a cubed into e to the power minus of r divided by a. So the thing is we don't have it in our syllabus, but you should know what is the ground state wave function, okay, of a hydrogen atom. अगर मुझे हाइड्रोजन एटम का पता है, मैं हीलियम का भी निकाल सकता हूँ, बिकॉज हीलियम एंड हाइड्रोजन एटम मोर और लेस सिमिलर. उसमें एक है, इसमें दो है, that's it. ठीक है, सो वी आर गोइंग टू डू इट. तो ये हो गया. सो अगर मैं हाइड्रोजन एटम की बात करूं, वी कैन एक्चुअली टेक psi 100 R1 into psi 100 R2, okay, is equal to, we can take this twice, so it will be 1 divided by root over of pi a cubed into e to the power minus of R1 divided by a into 1 divided by root over of pi a cubed into e to the power minus of R2 divided by a. Okay, so if we have two electrons and we are ignoring electron electron interaction, जो हाइड्रोजन एटम के लिए जो ग्राउंड स्टेट वेव फंक्शन है, that same wave function can be considered, but we can actually divide it into two sections of R1 and R2. तो इसको और इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो मेरा रहेगा 1 divided by pi a cubed. Remember a is the dimension of meters and all, of centimeter या जो भी dimension of length. E to the power minus, this would be R1 plus R2 divided by 8, right? So that means this will actually approximately represent the helium atom. सही है, समझ में आया? But then for that we should know what is that for hydrogen atom. तो यहाँ पे दो है तो हम लोगों ने ये ले ली. ठीक है, so अगर हम लोग मतलब इसका वेरिएशन देखते हैं विथ n. ना भी हाइड्रोजन एटम में क्या था, प्रोटॉन कितना था, 1 ही प्रोटॉन था. और यहाँ पे प्रॉब्लम है कि प्रोटॉन 2 है. सो इफ यू लुक इनटू दैट एनर्जी लेवल फिगर, वी नो दैट इट इज एक्चुअली डिपेंडेंट ऑन व्हाट इज द चार्ज ऑफ द न्यूक्लियस. ठीक है, इसकी वजह से हम लोगों को यहाँ पे और थोड़ा मॉडिफिकेशन करना पड़ेगा. सो व्हाट वी कैन से इज फॉर हीलियम, okay, we've written this psi 100 R1, psi 100
R2 is equal to 8 और this is again another formula जिसका डेरिवेशन मैं तो दिखा नहीं रहा हूँ यहाँ पे. This 1 by pi a cubed is fine into e to the power minus 2. ये 2 क्यों आता है? Because there are 2 protons. R1 plus R2 divided by a. And this is dependent on z value. ठीक है? Z cubed. ये 8 ये वाला. Okay. ये हाइड्रोजन एटम हो गया. और नीचे वाला अगर हाइड्रोजन एटम मैं कंसिडर करूं और मैं कंसिडर करूं कि इंटरैक्शन बिटवीन वन प्रोटॉन एंड वन इलेक्ट्रॉन, तो ये वाला एक वेव फंक्शन हो गया. इंटरैक्शन बिटवीन वन प्रोटॉन एंड अनदर इलेक्ट्रॉन, तो ये दूसरा वाला वेव फंक्शन हो गया. ये दोनों को करके मेरे को ये मिल गया. लेकिन ये तो फिर हीलियम के लिए नहीं हुआ, बिकॉज हीलियम में तो 2 प्रोटॉन है. तो इसके वजह से यहाँ पे मैंने ये लिखा, यहाँ पे 2 है बिकॉज ऑफ दैट हीलियम. ठीक है, 2 प्रोटॉन एंड इट इज डिपेंडेंट ऑन z क्यूब्ड. सो 2 क्यूब्ड मतलब इट्स 8 डिवाइडेड बाय 10. सो ये वाला हो गया मेरा हीलियम के लिए. दिस इज हाउ वी एनालाइज फॉर हीलियम. ओके, हाइड्रोजन का ग्राउंड स्टेट कितना है बोलो? हाइड्रोजन एटम का ग्राउंड स्टेट एनर्जी कितना है, याद है? फॉर हाइड्रोजन, शिवम नींद आ रही है? फॉर हाइड्रोजन एटम, ठीक है, ग्राउंड स्टेट एनर्जी कितना है बोलो? 1/√. नहीं लिखा है, वैल्यू कैलकुलेशन होता है एक, याद है? -13.6 डिवाइडेड बाय n स्क्वायर. -13.6 अपॉन n स्क्वायर, याद है? जनरल हम लोग जब डिराइव करते हैं तो n1 है तो -13.6. तो n हाइड्रोजन का n क्या है? 1 है. ग्राउंड स्टेट है ना, हम लोग ग्राउंड स्टेट की बात कर रहे हैं. ठीक है. सो फॉर ग्राउंड स्टेट हाइड्रोजन E is equal to -13.6 eV. राइट, ये मेरे को ऑलरेडी पता है. राइट, therefore for helium atom, okay, ground state के वजह से n is equal to 1 है. ठीक है, but how does it depend on the mass number and the atomic number? ये कौन बताएगा? That is yes, z cubed into whatever is this value multiplied by z cubed. ठीक है, number of protons. So you have got z cubed मतलब 8 हीलियम है ना, 8 into -13.6 कितना आ रहा है आंसर? -109 eV. सही है. तो ये एनालिसिस जो हमने किया और मैंने बोला -109 eV, ये उसके हिसाब से है जो हम लोग ऑलरेडी जानते हैं. एक्सपेरिमेंटली कितना आया? -78.95. 8 into 13.6 कह रहा था मल्टीप्लाई. हाँ, 8 into 13.6. 8 6 48 होगा ना. हाँ, मतलब इसको राउंड कर देंगे तो अप्रोक्सीमेटली 109 आ गया. ठीक है, तो ये 109 है जो मेरे को हाइड्रोजन एटम के साथ कंपेयर करके हीलियम के ग्राउंड स्टेट के लिए एनर्जी मिल रहा है. बट माइनस साइन का इंडिकेट कर रहा है ग्राउंड स्टेट. नो, इट्स बाउंड ना, इट्स अ बाउंड सिस्टम. राइट, ये माइनस साइन जो है ना यहाँ पे मिल जाएगा. बाउंड करेगा तो माइनस और रिपेल करेगा ये तो देखो, प्लस. हाँ ये देखो, ये माइनस है ना, ये वाला माइनस है. ठीक है, तो यू गॉट -78.95. बट यहाँ पे मेरा क्या है? 109 है. ये तो बहुत डिफरेंट है, कुछ तो गड़बड़ है. मतलब कोई एक चीज़ है जिसको हम लोगों ने एनालिसिस नहीं किया. ठीक है, एंड दिस इज व्हाट इज इम्पोर्टेंट. एंड कैसे एनालिसिस करेंगे सो दैट वी आर एक्चुअली गोइंग टू गेट द वैल्यू वेरी क्लोज टू 78 थियोरेटिकली हो. तो ये जो एनालिसिस हमने किया ये भी थियोरेटिकली है. ठीक है, तो हम लोगों ने इसका सबको मिला के एनालिसिस किया. सो व्हाट आई कैन राइट इज द वैल्यू, कौन सा वैल्यू? 109 eV is far from 78.75 eV. राइट, सो इसका मतलब हमें और एनालिसिस करना पड़ेगा so that we are getting to get a better estimate of EGS. Okay, so that means to get better estimate of EGS, better estimate of EGS, मतलब ये जो ग्राउंड स्टेट एनर्जी है फॉर हीलियम एटम, in order to get a better estimate we use
a new quantum mechanical tool which is called variational principle. Variational principle आगे पढ़ा है क्या तुम लोगों ने? I don't think. Variational principle. ठीक है, क्वांटम में है नहीं, अब तुम लोगों ने पढ़ा नहीं होगा, अभी होगा. तो वेरिएशनल प्रिंसिपल में क्या करते हैं हम लोग, एक वेव फंक्शन लेते हैं जो मान लो साइन नॉट है, यही साइन नॉट है, एस टी ट्रायल वेव फंक्शन. सो ट्रायल वेव फंक्शन लेके हम लोग वेरिएशनल प्रिंसिपल में यूज करने वाले हैं. सो वेरिएशनल प्रिंसिपल एंड परटर्बेशन थ्योरी, यू नो, आइडिया इज समथिंग सिमिलर. यहाँ पे हम लोग वेव फंक्शन को ले रहे हैं, ठीक है, उसको एनालिसिस कर रहे हैं, स्लाइड वेरिएशन, ठीक है, बिकॉज हमारे पास जो ये डिफरेंस इन एनर्जी मिल रहा है वो भी वेरिएशन की वजह से हो रहा है, ठीक है. तो हम लोग वेरिएशनल प्रिंसिपल में एनालिसिस करके उसका रेंज बता के हम लोग बोल सकते हैं कि उसके नियरेस्ट वैल्यू कितना होगा थियोरेटिकली. Okay, so this is what we are going to do in the next class, but before we actually start analyzing using variational principle, we are going to understand variation principle. थोड़ा एक न्यूमेरिकल प्रॉब्लम लेंगे, उसको सॉल्व करेंगे, समझ में आएगा वेरिएशन प्रिंसिपल क्या है. उसके बाद उसको लगाएंगे, लगा के निकालेंगे कि ये -109 नहीं है, वो 79 के करीब आता है थियोरेटिकली. So that's all. So I'll take variational principle today. This is all about, you know, doing a bit of integration and differentiation. That's it. ठीक है, कुछ स्टैंडर्ड रिजल्ट्स है जो हम लोग यूज करते हैं विच वी गेट फ्रॉम मैथमेटिकल फिजिक्स. सो ये बहुत ज़रूरी है कि हमें वो सब रिजल्ट्स एक्चुअली थोड़ा याद रहे. ठीक है, तो वेरिएशनल प्रिंसिपल पहली बात तो हम यूज़ क्यों करते हैं. कभी कभी कुछ सिस्टम इतने कॉम्प्लिकेटेड होते हैं कि शॉर्टिंजर इक्वेशन उसका सोल्यूशन नहीं देता है. इन क्वांटम मैकेनिक्स इट्स नॉट दैट यू ओनली हैव शॉर्टिंजर इक्वेशन, यू हैव गॉट अदर टूल्स आल्सो. तो कभी कभी हम लोग कैलकुलेशन के लिए शॉर्टिंजर इक्वेशन से आंसर नहीं मिलता है, उसकी वजह से हम लोग अलग टेक्निक लगाते हैं, जैसे वेरिएशनल प्रिंसिपल, परटर्बेशन थ्योरी, डब्ल्यू के बी अप्रोक्सीमेशन एंड सो ऑन. ओके, सारे के सारे हमारे कोर्स में है. सो फॉर द कैलकुलेशन ऑफ ग्राउंड स्टेट एनर्जी, मान लो e टू द बेस gs. ओके, ये जो मेरा ग्राउंड स्टेट एनर्जी है फॉर आवर सिस्टम. ओके, डिस्क्राइब बाय h. एक हैमिल्टोनियन दिया हुआ है और मुझे उसका ग्राउंड स्टेट एनर्जी निकालना है, डिस्क्राइब बाय h. एंड प्रॉब्लम इज कि ये कांट, ओके, वी कांट सॉल्व इट, ओके, एंड कांट बी सॉल्व यूजिंग इक्वेशन. यू कैन नॉट सॉल्व इट यूजिंग श्रोडिंगर इक्वेशन. तो उसके बाद क्या करेंगे, हमारे पास बहुत सारे टूल है. वेरिएशनल प्रिंसिपल इज आल्सो वन ऑफ द टूल. ओके, सो वेरिएशनल प्रिंसिपल के गिव्स, ये जो मेरा EGS है, EGS, ओके, e टू द बेस GS अपर बाउंड. तो अगर मैं बोलूँ कि मेरे पास एक ग्राउंड स्टेट एनर्जी है, उसका भी एक रेंज होता है. If you cannot predict it exactly, I can say it will lie between 78 and 79 EV. ठीक है, तो ये जो अपर बाउंड है मैंने बोला ना 79 EV, वो मेरे को वेरिएशनल प्रिंसिपल दे देगा. तो वेरिएशनल प्रिंसिपल गिव्स EGS अपर बाउंड. ओके, और दिस अपर बाउंड इज एक्चुअली वेरी क्लोज टू द एग्जैक्ट वैल्यू, टू द एग्जैक्ट. दिस इज व्हाट वी हैव. सो इसको लेके चलेंगे और इसको एक प्रॉब्लम हम सॉल्व करेंगे यहाँ पे, so that we can actually, you know, understand or revise variational principle. So मैं जब भी कोई वेव फंक्शन यूज करूंगा वेरिएशनल प्रिंसिपल टेक्निक के लिए, मुझे उसको नॉर्मलाइज करना पड़ेगा. दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. इफ इट इज नॉट नॉर्मलाइज्ड वी कैन नॉर्मलाइज इट, दैट इज नॉट अ प्रॉब्लम. नॉर्मलाइज्ड, राइट, नॉर्मलाइज्ड फंक्शन शाई. तो आई होप वी नो व्हाट इज नॉर्मलाइजेशन. इन जनरल क्या होता है, डिफरेंट डिफरेंट रेंजेस होते हैं ना. आप एक डिफरेंट एनर्जी लेवल पे आपने एक वेव फंक्शन लिया और एक एनर्जी लेवल पे और एक वेव फंक्शन लिया. अभी इन दोनों को कंबाइन करना है, इट शुड बी कंबाइंड ऑन द सेम स्केल, एंड दैट इज द रीजन वी एक्चुअली डू नॉर्मलाइजेशन, राइट. तो नॉर्मलाइजेशन में कंडीशन ये रहता है कि ये जो शाई रहता है उसके साथ जो कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट होता है, इनको अगर हम लोग इंटीग्रेट करेंगे ओवर द वॉल्यूम, इट शुड बी इक्वल टू 1. तो नॉर्मलाइजेशन कंडीशन यूज करके हम लोग जो कांस्टेंट वैल्यू है उसका भी हम लोग निकाल सकते हैं, राइट. सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. सो
अपना जो ये एनर्जी ग्राउंड स्टेट वाला एनर्जी जो है, okay, if you do it technically, if you just find out the values, you will see that this will always be less than the expectation value of the Hamiltonian. Expectation value of the Hamiltonian. Okay, so अगर ये normalized state है, so this is actually nothing but the Hamiltonian. So आपकी जो ग्राउंड स्टेट एनर्जी है या तो हैमिल्टोनियन के बराबर हो सकती है, नहीं तो उससे कम होगी, राइट? ज़्यादा तो नहीं हो सकती, बिकॉज इफ इट्स एन एक्साइटेड स्टेट, हैमिल्टोनियन है बोथ काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी, ओके, तो वो दोनों कंपोनेंट ज़्यादा हो सकते हैं, तो ज़्यादा तो हो सकता है हैमिल्टोनियन वाला, बट ग्राउंड स्टेट एनर्जी हमेशा तो कम होगा हैमिल्टोनियन से या उसके बराबर होगा, राइट? सो दैट इज व्हाट इज इंपॉर्टेंट, ओके, सो वी हैव टू रिमेंबर दिस। तो अभी हम क्या करेंगे, एग्जाम्पल लेंगे फॉर वेरिएशनल प्रिंसिपल और एक सॉल्व करेंगे, देखते हैं क्या आता है, ठीक है? सो लेट्स टेक एन एग्जाम्पल and example is, so I'll give you a question here to find ground state energy, to find ground state energy. Please remember this is also in your syllabus, so if I'm asking you a question on variational principle, these kind of questions will be there. To find the ground state energy for one dimensional harmonic oscillator, harmonic oscillator, important, ठीक है? तो अभी मेरे पास एक हार्मोनिक ऑसिलेटर है जो वन डायमेंशनल है, दैट मीन्स वी कैन ओनली टॉक अबाउट द वेरिएशन अलोंग द एक्स एक्सिस, नॉट टू मेक इट मोर कॉम्प्लिकेटेड। तो मुझे इसका ग्राउंड स्टेट एनर्जी निकालना है और मैं इसमें वेरिएशनल प्रिंसिपल यूज करूंगा, ठीक है? तो अभी तक हम लोगों ने जो किया सब कुछ भूल जाइए, जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस और रिकॉल दिस वेरिएशनल प्रिंसिपल का आइडिया। तो यहाँ पे क्या होता है, सबसे पहले तो मुझे पता होना पड़ेगा कि मेरा हैमिल्टोनियन कितना है। So if you consider a harmonic oscillator is one of the most common problem that is being solved or taken as an example to explain quantum mechanics. Minus h cut square divided by 2m d square dx square. Okay, that's your kinetic energy operator, plus you have got the potential energy operator. So it is m omega square x square. So these things are something which you don't need to derive anymore, you have to remember it from your earlier classes. So ये हो गया मेरा हैमिल्टोनियन हार्मोनिक ऑसिलेटर का। अभी अगर हम लोगों को आप लोगों को याद हो ग्राउंड स्टेट एनर्जी ऑफ एन हार्मोनिक ऑसिलेटर, आई डोंट नो इफ यू रिमेंबर दिस और नॉट, एनीवन रिमेंबर what is the ground state energy for a harmonic oscillator? There are different ways by which you might have found out in your प्रीवियस क्लासेस, लोअर क्लासेस। तो अगर हम लोग एग्जैक्ट आंसर की बात करें हार्मोनिक ऑसिलेटर यूज करके, वी नो दैट द ग्राउंड स्टेट एनर्जी, ओके, अभी मैं लिखूंगा तो आप लोगों को याद आएगा कि हाँ यू माइट हैव स्टडीड दिस समवेयर, दिस इज हाफ एच क्रॉस ओमेगा, ठीक है? दिस शुड बी द आंसर। सो ये वाली आंसर है, मतलब मैं अगर यहाँ पे वेरिएशनल प्रिंसिपल लगाऊं तो मुझे ये वाली आंसर आनी चाहिए, ठीक है? तो हम लोग वो करने वाले हैं, ओके? So what we are going to do is, okay, let me just make it clear. Let us calculate this using variational principle. Very important, ठीक है? तो अभी कैसे वेरिएशनल प्रिंसिपल यूज करके इसको निकालते हैं वही सीखने वाले हैं, ठीक है? तो वेरिएशनल प्रिंसिपल में क्या होता है, जस्ट लाइक वी यूज डू इट इन मैथ्स, हम एक ट्रायल वेव फंक्शन लेते हैं, ठीक है? So there are different ways of taking up a trial wave function, so we will actually try to take a trial wave function and then try to solve it, ठीक है? तो डिपेंड करता है कौन सा वाला न्यूमेरिकल प्रॉब्लम है। अगर मुझे लगता है कि वहाँ पे कोई एक्सपोनेंशियली डिकेइंग कंपोनेंट है तो हम लोग एक एक्सपोनेंशियल फंक्शन लेंगे, ओके, लीनियर फंक्शन लेंगे अगर मुझे लगता है कि इट इज बेसिकली गोइंग टू मूव इन अ स्ट्रेट लाइन एंड सो, ठीक है? तो हम लोग अगर मोस्ट ऑफ द टाइम्स क्वांटम मैकेनिक्स में क्या होता है कि मेरे पास एक सिस्टम है, अंदर एक इलेक्ट्रॉन न्यूट्रॉन कुछ ट्रैप्ड है, उसको बाहर निकलना है, इट विल गिव सम एनर्जी एंड देन द एनर्जी विल रिड्यूस एक्सपोनेंशियली, ठीक है? एज वी गो फर्दर एंड फर्दर फ्रॉम द पोटेंशियल इट इज गोइंग टू रिड्यूस, और वो ड्रॉप होने वाला है कुछ ऐसे, इट्स गोइंग टू ड्रॉप समथिंग लाइक दिस, राइट?
So that means most of the times these trial functions will be in the form of a exponential function. So यहाँ पे भी हम लोग एक ट्रायल वेव फंक्शन लेंगे. We will take a trial wave function, and that trial wave function is denoted by psi x is equal to a e to the power minus b x square. जब भी हम एनालाइज करते हैं हमारा ये जानना ज़रूरी है कि दिस a b and everything is a constant and it's basically the wave function that we consider should be normalized. तो हम लोग वो कंडीशन यूज़ कर सकते हैं to find out what is the value of a. So where b is a constant, okay, and a is, ये तो आप लोगों ने काफ़ी बार किया होगा, determined by normalization. अभी प्रॉब्लम क्या है, ये जो एक्सपोनेंशियल फंक्शंस वगैरह जो आप लोग देख रहे हो ना, इसके लिए इसको सॉल्व करने के लिए हमारा मैथमेटिकल फिजिक्स थोड़ा स्ट्रॉन्ग होना पड़ेगा, इन द सेंस कि कुछ कुछ रिजल्ट्स हैं जो स्टैंडर्ड हैं, ठीक है, लाइक गामा फंक्शंस एंड ऑल, दीज रिजल्ट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट एंड वो रिजल्ट अगर आप लोगों को याद है तो आप लोग इसको डायरेक्टली यूज़ कर सकते हैं. तो आई होप द इंटरनेट इज ओके. या सो यहाँ पे आप लोगों को कुछ कुछ स्टैंडर्ड रिजल्ट बहुत सारे मिलेंगे, ठीक है, डिफरेंट थ्योरम्स आते हैं, जैसे ऐसे वाले फंक्शंस होते हैं, ठीक है, और ये सब आप लोगों ने मैथमेटिकल फिजिक्स में किया भी होगा, तो इसका आपको पूरा लिस्ट मिलेगा which you actually should know and have it. Okay, that's very important. So maybe there will be, I don't know, अगर मेरे पास एक स्टैंडर्ड रिजल्ट का शीट हो जाए तो इजी रहे, बट आई डोंट नो, आई हैव नॉट चेक्ड इट, बट यू विल यूजुअली गेट इट दीज रिजल्ट्स. ओके, सो आप जब सर्च करोगे आप लोगों को ऐसे वाले मिलेंगे. वी आर नॉट गोइंग टू डू इट. फॉर एग्जांपल दिस, ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है जो हम लोग भी यूज़ कर सकते हैं यहाँ पे. इंटीग्रेशन ऑफ 0 to infinity x to the power n e to the power minus x dx is equal to फैक्टोरियल n. तो ऐसे वाले इंटीग्रेशन को आपको करने की ज़रूरत नहीं है, x की पावर जाननी है, दैट्स इट. एंड इफ दिस इज इन दिस फॉर्म यू कैन जस्ट सिंपली राइट इट डाउन टू बी फैक्टोरियल n. ठीक है, तो आप लोग प्लीज़ ये सब चेक करना, एंड आई एम गोइंग टू टेल यू which are the results we are using, but apart from that there are other results also which you should more or less know. ठीक है, तो यहाँ पे मैं क्या करने वाला हूँ, b is a constant and we are determining a by using normalization. Okay, determined by normalization. We are going to determine it by normalization. So that's important. Other normalization. Okay, so we want to actually determine this by normalization. Normalization मुझे क्या बोलता है, ये मुझे ये बोलता है कि if I integrate it from minus infinity to plus infinity and if I take psi star का कोई मतलब बनता नहीं है, बिकॉज यहाँ पे कोई मेरा इमेजिनरी फैक्टर है नहीं, and I'll differentiate it with respect to dx and I should get the answer to be 1. This is what is called normalization. ठीक है, तो हम लोगों को ऑलरेडी राइट हैंड साइड पता है 1 है, दैट मीन्स आई कैन एक्चुअली पुट द रिजल्ट्स एंड ट्राई टू फाइंड आउट द आंसर, राइट. सो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, व्हाट वी कैन डू हियर इज साई स्टार, मतलब ये पूरा का पूरा स्क्वायर हो जाएगा, तो ए स्क्वायर भी होगा, तो ए स्क्वायर को वी कैन टेक इट आउट, right, we can take it out and then we can integrate it, just put it as minus infinity to plus infinity. psi star a ले लिया, ये वाला बाकी रहेगा, so I can put it as e to the power minus 2bx square. ये psi star मतलब ये स्क्वायर है ना, तो स्क्वायर है तो ऊपर में और एक 2 आ जाएगा, राइट. सो दिस इज सिंपल. अभी मैंने जैसे कि बताया स्टैंडर्ड रिजल्ट, so we can use actually one of the standard results and this can be like this, right. So I'll give you one result here. This is minus infinity to plus infinity e to the power minus 2bx square dx. okay, ये आपको करने की ज़रूरत नहीं है. okay, this is actually got a standard answer which is equal to root over of pi by a. okay, a मतलब जो भी कोफिशिएंट है एक्स स्क्वायर का, तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट यहाँ 2b है, सो दिस वुड बी पाई डिवाइडेड बाय 2b. तो देखो आप लोगों को डायरेक्ट मिल रहा है, यहाँ पे कुछ करने की जरूरत नहीं है. सो इट्स नॉट ऑलवेज मैंडेटरी दैट यू शुड डू द एंटायर सम, बिकॉज इसको अगर आप लोग डिराइव करने जाओगे इट्स गोइंग टू टेक अ लॉट ऑफ टाइम, एंड दैट्स द रीजन दैट वी शुड रिमेंबर सर्टेन स्टैंडर्ड रिजल्ट. सो दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट. सो मतलब मेरा जो ए स्क्वायर इंटू ये वाली रिजल्ट जो है ये हो जाएगी मेरी root over of pi divided by 2b is equal to 1.
So that means what we can do is a हमारा जो आ गया ये उल्टा उधर चला जाएगा and it will be 2b divided by pi. एक तो रूट है तो हाफ आ गया और ये स्क्वायर है तो इनटू हाफ उल्टा हो गया तो इट विल बी 1/4, राइट. आई होप यू गेट दिस. इस स्क्वायर की वजह से एक हाफ आ गया और इसमें ऑलरेडी एक हाफ है पावर में तो इट विल बी 2b divided by pi to the power 1/4. आ गया मेरा a. That means we can say what is our wave function. So therefore psi x is equal to 2b divided by pi whole thing to the power 1/4 जो मेरा a का वैल्यू है into e to the power minus bx square. आप लोग जब भी ऐसे सम्स करोगे क्वांटम मैकेनिक्स में इट्स वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू डू एवरीथिंग स्टेप बाय स्टेप, एक के बाद एक. ठीक है, अभी ये मेरा हो गया. अभी मुझे क्या निकालना है बेसिकली, मुझे तो हैमिल्टोनियन को नॉर्मलाइज करना है ना. We have to take the Hamiltonian and find out the ground state energy, right? So the point here is that we know Hamiltonian is equal to kinetic energy plus potential energy. So अगर मुझे ground state निकालना है मुझे expectation values निकालने पड़ेंगे यहाँ पे, ठीक है. So how do we do it? We have to say first take the kinetic energy. This is the method. Okay, let me do the entire method and I think it will be clear. So average of kinetic energy, that means within what, within the wave function whichever is provided. So as ऐसा लिखते हैं, this is the notation that we use. This is psi. Okay, ये वाला मेरा wave function की वजह से है. Average जब हम लोग ले रहे हैं that means we have to consider the entire range from minus infinity to plus infinity and then we can actually simply write it down as psi t psi star लिख सकते हैं but मतलब नहीं बनता, no imaginary part into t x. ठीक है, psi मुझे ऑलरेडी पता है, psi इज नथिंग बट द ट्रायल वेव फंक्शन इज दिस. मैं ये पूरा नहीं लिखूंगा, इसकी तरह a लिखूंगा, मैं बाद में रिप्लेस कर देंगे हम इसको. ठीक है, सो आई विल गिव यू सम टास्क टू डू बट बिफोर दैट लेट मी जस्ट सिंप्लीफाई दीज थिंग्स एंड शो इट टू यू. तो यहाँ पे मैं क्या लिख सकता हूँ, देखो आप लोग, पहले तो हो गया मेरा psi, तो आई कैन राइट इट डाउन एज माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी psi. psi मतलब क्या है मेरा a e to the power minus b x square. I'm just writing down e to keep it a bit neat. नहीं तो मैं डायरेक्ट लिखूंगा तो भी चलेगा, बट वी कैन पुट दैट लेटर. वी ऑलरेडी नो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ a इनटू t. अभी देखो मैंने जब हैमिल्टोनियन लिखा इसका, सो वी नो दैट हैमिल्टोनियन इज माइनस h कट स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 टाइम्स ऑफ m के इनटू t स्क्वायर dx स्क्वायर. किसी भी सिस्टम का हैमिल्टोनियन का काइनेटिक एनर्जी पार्ट वही रहता है, राइट. We have also written it here. This is minus h cut square by 2m into d square dx square. So वो हो गया मेरा kinetic energy. So we can put that t here. So we are just going to integrate things. Okay, that's very important. So मैं यहाँ पे लिखूँगा minus of h cut square divided by 2m, इसको ब्रैकेट में ले लेते हैं, into d square dx square into फिर से psi क्या है मेरा ये. So फिर से I can take this to be nothing but a e to the power minus b x square into dx. Okay. अभी इसका जो इंटीग्रेशन है ये भी काफ़ी लंबा पड़ता है. ठीक है, एनीवे दिस इज वेरिएशनल प्रिंसिपल. ठीक है, सो इम्पॉर्टेंट. कुछ रिजल्ट एज आई सेड, नो अदर ऑप्शन सिंस यू आर डूइंग एन एडवांस फिजिक्स कोर्स, तो सीख के याद भी रखना पड़ेगा काफ़ी कुछ. So whenever I'm writing down anything and I'm telling you to remember certain results, please make sure that you make a point that you remember them. Okay, so minus h cut square by 2m constant is, I can just take it out, minus h cut square divided by 2m. ध्यान से देखना, this is a, this is also a constant a, so I can take it out and then I can just simply write it down as a square. I already know what is a square, so we'll put that later, and then I will write it down as e to the power minus infinity to plus infinity e to the power minus bx square into d square dx square into e to the power minus bx square dx. मतलब मुझे इसका डबल डिफरेंशियल निकालना है, डबल डिफरेंशिएशन ऑफ दिस पर्टिकुलर टर्म, राइट. So this we have to again do it separately, otherwise it will be very
long and very complicated. So मुझे क्या निकालना है, मुझे निकालना है d dx of e to the power minus bx square, ये निकालना है मुझे, ठीक है. तो आई एम डूइंग इट, बट देन एनीवे आई एम नॉट गोइंग टू यूज ऑल द रिजल्ट्स, इट विल बी वेरी डिफिकल्ट. देन फिर भी एक बार देख लेते हैं फटाफट. डी डी एक्स ऑफ दिस रिजल्ट, तो ये वाला तो एक्सपोनेंशियल टर्म है, तो एक्सपोनेंशियल टर्म तो रह गया मेरा, ओके. और एक्सपोनेंशियल टर्म से पहले जो भी मेरा पावर का वो है, तो x के पहले है माइनस बी, ओके. सो आई कैन जस्ट टेक इट टू बी माइनस बी हियर, and then I can write it down to be e to the power minus of bx square, and then we have to do the ddx of x square, right? So ये वाला फिर मेरा आ जाएगा 2x. So you can do your replacement methods and everything, okay, and then you can just find it out, right? 2x की जगह y ले लो, x square की जगह y ले लो, then you just get the results here, and then y का ddx ले लो, ये होगी 2x. So basically you'll get something like this. So इसका मतलब ये है कि मैं माइनस बी को बाहर ले सकता हूँ, and then I have to, और 2 भी ले सकता हूँ बाहर, क्यों नहीं, 2b can be taken out, and then I can do it for d dx minus 2b d dx of dx, x रह गया, और उसके बाद दूसरा वाला हो गया minus of b x square, right? So again what you have to do is you have to differentiate it by parts. You have got one function here, one function here, तो इन दोनों को फिर से differentiate by parts करो, okay, and get your answer, okay, and then you can put it here, ठीक है. सो आई एम नॉट डूइंग द एंटायर सम बिकॉज ये पूरा करेंगे तो आज का क्लास भी खत्म होने से रहा. तो इफ़ यू डू दिस, ओके, दिस इज समथिंग विच आई लाइक ऑल ऑफ यू टू डू. उसके बाद जब आप लोग ये करोगे ना, आप लोगों के पास कुछ रिजल्ट आ जाएगा, एंड दैट फाइनल रिजल्ट दैट आई एम राइटिंग इज दिस h कट स्क्वायर into b divided by 2n. That's your homework. This is integration, and you should get the result to be like this, h cut square b divided by 2. So ये आंसर आ गया मेरा एवरेज ऑफ काइनेटिक एनर्जी. सिमिलरली you can also find out the average of potential energy, right? So average of potential energy is also very important. So यहाँ पे हम लोग मोर और लेस गामा फंक्शन वगैरह यूज करेंगे, और उसको यूज करके हम लोग ये निकालने वाले हैं, ठीक है. तो अभी हम लोग देखते हैं व्हाट इज द एवरेज ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, ओके. तो similarly, okay, because at least I want to do one problem on variational principle. V एवरेज ऑफ पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू, अब यहाँ पे भी सेम फंडा ही है मेरा, राइट. आई हैव टू टेक दिस माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी शाई वी शाई, राइट, इंटू डी एक्स, जो भी है, ठीक है. साइज कर लेते हैं. सो यहाँ पे भी हम लोग वही करेंगे, एंड देन एट सम पॉइंट यू विल गेट द आंसर टू बी समथिंग लाइक दिस, बिकॉज मेरा जो v है वो है हाफ m ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर, ठीक है. ये वाला मेरा v है, राइट. सो इफ आई पुट द रिजल्ट हियर माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी, दिस इज ए ई टू द पावर माइनस ऑफ बी एक्स स्क्वायर इंटू v हो गया मेरा हाफ m ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर. सो आई डोंट हैव दिस कॉम्प्लिकेशंस द काइनेटिक एनर्जी, जहाँ पे डी डी एक्स लेना पड़ता है, वो चाहिए नहीं यहाँ पे, इंटू ए टू द पावर माइनस ऑफ बी एक्स स्क्वायर टी एक्स हो गया. तो a कांस्टेंट है, कैन टेक आउट, स्क्वायर हो गया इसका, हाफ m ओमेगा स्क्वायर भी कांस्टेंट है, सो आई कैन जस्ट टेक डाउन दिस हाफ m omega square. Rest of the things are not constant because they are dependent on x. Integration of minus infinity to plus infinity. This is minus bx square मतलब e to the power minus 2px square, ठीक है. ये वाला मैंने कंबाइन कर लिए, and then I have left out with x square into x square dx, right. अभी जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया, you can see this is an even function, right. x square है, यहाँ पे भी x square है, right. So this is an even function. You can use these results, okay, and then when you use these results you should be able to get the answer. Whether I have not done it till now, okay, but then I'd like you also to try it, okay, and then check if you're getting the answer. So इसका जो आंसर होगा, ये वाला जो आंसर आना चाहिए,
it should be something like this. This should be m omega square divided by 8b. This is the answer that you should get. So you got it for kinetic energy and you got it for potential energy, the average value. The only thing that you need to do is not the physics but the maths. You have to integrate it in such a way that you actually get that result. You have to replace this a also. Okay, so you should be able to get this. Okay, तो ये वाला करना है आप लोगों को. Therefore that means that if I consider the average of Hamiltonian, I will take the average of kinetic energy which I got in the first part and then the average of potential energy which I got now. So इसका मतलब मैं इसको ले सकता हूँ and mark this as number A and this is number B. सर v को हाफ m ओमेगा स्क्वायर x स्क्वायर क्यों लिया है? ये वाला हाफ m ओमेगा स्क्वायर x स्क्वायर. यस सर. ओके, गुड क्वेश्चन. सो लेट्स गो ऑन टॉप. जब हम लोगों ने शुरू किया था हम लोगों ने बात किया था हार्मोनिक ऑसिलेटर के बारे में और हार्मोनिक ऑसिलेटर का हैमिल्टोनियन ये होता है, राइट? तो ये तो याद करना पड़ेगा हार्मोनिक ऑसिलेटर. हाँ बिल्कुल. दैट इज द प्रॉब्लम विद एडवांस क्वांटम मैकेनिक्स. पुराने रिजल्ट्स काफ़ी सारे हम लोग यूज़ करते हैं. हार्मोनिक ऑसिलेटर वाज वन ऑफ द मोस्ट कॉमन problem which was exploited for understanding different parts of quantum mechanics. हम लोगों ने श्रोडिंगर इक्वेशन यूज करके भी मतलब उसको वही फंक्शन निकाला हुआ है. ठीक है, हार्मोनिक ऑसिलेटर प्रॉब्लम को हम लोगों ने डिफरेंट तरीके से सॉल्व किया हुआ है. तो हैमिल्टोनियन उसका यही रहता है, हाफ m ओमेगा स्क्वायर x स्क्वायर. ठीक है, तो हार्मोनिक ऑसिलेटर आई होप यू अंडरस्टैंड. यू कैन कंसीडर अ स्प्रिंग सिस्टम जहाँ पे आगे एक बॉक्स लगा हुआ है, उसको खींचा फिर छोड़ दिया, इट विल कीप ऑन ऑसिलेटिंग. दैट इज एन हार्मोनिक ऑसिलेटर प्रॉब्लम. ठीक है, देयर इज बेसिकली a pattern in which the system will oscillate. सो उसका जो हैमिल्टोनियन होता है वो होता है ये. और अगर हम लोग हैमिल्टोनियन लिखते हैं मतलब हम लोग काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी में ब्रेक कर रहे हैं. ये वाला मेरा हो गया काइनेटिक एनर्जी और ये वाला मेरा हो गया पोटेंशियल एनर्जी. तो अगर हम लोगों ने अभी हम लोगों को ये निकाला, हम लोगों ने टोटल एनर्जी कहाँ गया, लिखा मैंने कहीं पे, या सो हैमिल्टोनियन विच इज़ द टोटल एनर्जी इज काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी. सो हम लोगों ने पहले एवरेज ऑफ काइनेटिक एनर्जी निकाल लिया, उसके बाद हम लोगों ने एवरेज ऑफ पोटेंशियल एनर्जी निकाल लिया. ठीक है, उसके बाद हम लोगों ने दोनों का ऐड किया. तो ए में मेरा जो काइनेटिक एनर्जी है वी आर गेटिंग इट टू बी नथिंग बट एच कट स्क्वायर इंटू बी डिवाइडेड बाई 2m प्लस जो मेरा पोटेंशियल एनर्जी है वो है m ओमेगा स्क्वायर डिवाइडेड बाय 8v. अभी आप लोगों का काम ये है कि ये वाली जो इंटीग्रेशन इसका रिजल्ट निकालो. बट आई थिंक आई ऑलरेडी टोल्ड यू कि आप लोगों को ऐसे स्टैंडर्ड रिजल्ट्स यूज़ करने पड़ेंगे. ठीक है, सो यू हैव टू चेक एंड सी विच रिजल्ट विल एक्चुअली फिट इन. बट यू नो मोस्ट ऑफ दीज रिजल्ट्स आर वेरी मच स्टैंडर्ड. फॉर एग्जाम्पल इवन दिस वन इज वेरी मच स्टैंडर्ड, e to the power minus ax dx. ठीक है, सो यू कैन यूज सब्स्टिट्यूशन मेथड एंड थिंक एंड देन यू कैन एक्चुअली डू इट. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. मोस्ट ऑफ द टाइम्स इट विल बी बेस्ड ऑन गामा फंक्शन. ओके, अभी ये वाला मेरा हो गया हैमिल्टोनियन. अभी इसमें प्रॉब्लम ये है कि बाकी सब तो मेरे को पता है. आई डोंट नो द वेरिएबल बी. बी इज नॉट नोन टू मी, ये बी इज नॉट नोन टू मी. But I want to accurately determine the Hamiltonian, the energy, because we are talking about the ground state energy. That means the variation of B should not be much. The rate of change of B with Hamiltonian should not be much. अगर ये B ज़्यादा वेरी होता है तो मेरा जो ग्राउंड स्टेट एनर्जी है वो भी बहुत वेरी करेगा, which I don't want. I want it to be minimum, right? So that is why we have to use the mathematical tool again. We basically say, we are going to find out the minimum energy here. So हम लोग क्या बोलते हैं इसको टेक्निकली यहाँ पे, to get the tightest bound. That means you are not going to imagine a system which is too loose by tightest bound. एकदम टाइट है वहाँ पे और ये उसी वक्त होगा जब b का वेरिएशन ज़्यादा नहीं होगा. b is a constant which we don't know and इसका वेरिएशन ज़्यादा नहीं होना चाहिए. So for that what we do is we can use this condition that dB, the rate of change of b with respect to the Hamiltonian should be minimum. minimum मतलब कितना, 0. मिनिमम मतलब इट शुड बी 0. बी चेंज नहीं होना चाहिए ज़्यादा. बी 0 नहीं है, द रेट ऑफ चेंज ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू द हैमिल्टोनियन शुड बी मिनिमम, वेरी क्लोज टू 0. ठीक है, सो वी कैन जस्ट सिंपली राइट इट डाउन टू बी 0. तो उसका मतलब मेरे को यहाँ पे लेना है डी डी बी ऑफ एच कट स्क्वायर इंटू बी डिवाइडेड बाई 2m
माइनस और मे बी यू कैन टेक प्लस, ठीक है। नहीं आई थिंक मैंने यहाँ पे माइनस छोड़ा था, माइनस एम ओमेगा स्क्वायर, ओके नो प्रॉब्लम, आई थिंक दिस इज ओके। लेट्स जस्ट चेक इट वंस, आई थिंक आई हैव लेफ्ट आउट वन माइनस समवेयर, ओके यहाँ पे एक माइनस आना चाहिए दिस, सो टेक वन माइनस है, तो यहाँ पे मेरे को करेक्शन करना पड़ेगा ऊपर, या आई थिंक देयर इज अ माइनस साइन, तो ये वाला मेरा हो गया, तो आई कैन टेक माइनस ऑन द अदर साइड, टेक कॉमन, सो दिस कैन बी एच कट स्क्वायर बी बाई 2m माइनस ऑफ m omega square by 8p, m omega square by 8p is equal to 0. So we can differentiate this. अगर ये वाला मैंने differentiate किया तो you know we can get it easily. Let's do it. So ddb of this would be h cut square divided by 2m, right? और अगर मैंने इसको ले लिया, नहीं सॉरी मेड वन मिस्टेक, स्मॉल मिस्टेक, जस्ट करेक्शन, ये माइनस नहीं आएगा, ये प्लस ही रहेगा ये। Actually when we do the integration we will get it to be plus, you won't get a minus sign here because e का power minus में है, यहाँ already एक minus है, so you are going to get it in plus only, this will be plus, no problem. Okay, so let's integrate this, this would be nothing but you know nx to the power n minus 1, b का power है minus 1, so it will be minus m omega square divided by 8, वो तो है b square हो जाएगा ये, because we are taking ddb of 1 by b is equal to minus of 1 by b square, right, is equal to 0. तो इसको अगर हम लोग इक्वेट करेंगे, so we'll get it to be m omega square divided by 8b square is equal to h cut square divided by 2m. मुझे तो b square चाहिए, so I can take this to be b square, इसको यहाँ ले लिया, h square को यहाँ ले लिया, and ये यहाँ ले लिया, so it will be 2 times m square omega square, right, or divided by this would be 8 h cut square, 8 h cut square. So b चाहिए मुझे, तो रूट ले लूँगा मैं, माइनस का मतलब नहीं है, we are just going to take one value, the mod of this. So इसको अगर a कैंसिल हो गया, ये 4 हो गया, so if you take this, this would be just m omega divided by 2 times of h cross. So we have the value of b now, because our aim is to find out both a and b, दोनों चाहिए ना मुझे, तो ये मेरे को b भी मिल गया. So we have got a and we have got b. What we can do now is we can actually replace it in the Hamiltonian. तो अगर मैंने Hamiltonian पे replace किया, therefore h okay is equal to h cut square by 2m. So I can write it down as h cut square divided by 2m. उसके बाद b मेरा है m omega by 2h cross plus m omega square divided by 8 into 1 divided by b, right? So I have to replace it here, it is 1 divided by b, so just reciprocal of that, right? So that means जो भी मेरा b है उसका reciprocal सब लोग multiply कर लेंगे, so we can take it to be 2h cut divided by m omega. Okay, so I have not done this completely, this one should be half h cut omega. Let's see if we are getting it to be half h cut omega. Okay, so that's kind of important. So let's see if we miss out anything. No, this is okay. M and M cancel हो गया, and then omega and omega cancel हो गया, ये cancel हो गया, तो ये हो गया 4. यहाँ पे हो गया मेरा h, ये वाला cancel, 2 to 4 हो गया, m and m cancel हो गया. So this is 1/4 h cross omega plus ये भी हो गया 1/4 h cross omega, h cross omega. So 1/4 मतलब half h cross omega. So this is the idea behind variational function, variational principle. Okay, तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, हम लोग एक ट्रायल फंक्शन लेते हैं. पहले तो हम लोग सिस्टम कंसिडर कर लेते हैं, पहले से देख लेते हैं कि फटाफट.
पहले तो हम लोग एक सिस्टम कंसिडर करते हैं जिसका निकालना है। तो सपोज मुझे बोला है हार्मोनिक ऑसिलेटर का निकालना है, वी बेसिकली कंसिडर द हैमिल्टोनियन, उसका ले लिया। अभी मुझको एवरेज निकालना है टी और वी का। अगर मुझे एक्सपेक्टेशन वैल्यू या एवरेज निकालना है, इसका मतलब मुझे उसका वेव फंक्शन पता होना पड़ेगा। तो वेव फंक्शन के लिए मैंने एक ट्रायल वेव फंक्शन ले लिया। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, यू शुड टेक अ ट्रायल वेव फंक्शन वेरी केयरफुली। और बेसिकली अभी आप लोगों के सिलेबस में जो है उसके लिए तो सब डिफाइंड ही है, what kind of trial wave function they are basically using. So this is defined. So this is the trial wave function you take, and then you use the normalization condition to find out the value of E. तो मिल गया मुझे। अभी मुझे खाली एक्सपेक्टेशन वैल्यू निकालना है। काइनेटिक एनर्जी का पहले निकाल लिया, पोटेंशियल एनर्जी को उसके बाद में निकाल लिया, उसके बाद दोनों को ऐड कर लिया। देन आई गेट दिस इज द एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ द हैमिल्टोनियन। अभी मुझे ग्राउंड स्टेट पे चाहिए, मतलब मुझे निकालना है बी, कांस्टेंट वैल्यू ऑफ बी। So that means the ratio or the change in B should not be too much. It should be very close to 0. So I take ddB of the expectation value of Hamiltonian to be 0 और वहाँ से मुझे B मिल गया। उसके बाद मैंने जब यहाँ पे बैठाया तो मेरे को Hamiltonian मिल गया हाफ h कट। The first thing is the trial wave function. ये हम लोगों ने ऑलरेडी पहले देख चुके हैं, तो हम लोग इसको यूज करेंगे अभी। So trial wave function is psi naught, okay, is equal to 8 divided by pi a cubed into e to the power minus 2 r1 plus r2 divided by a। ठीक है, ये वाला हम लोगों ने लास्ट क्लास पे देखा था। लेट मी जस्ट शो इट टू यू अगेन दिस रिजल्ट, minus 2 r1 plus r2 divided by a। Apart from that we should also know, because we are finding out the expectation value of VEE, तो ये हो गया मेरा VEE, right? So this is also something which we already know, so I will write it down as and VEE जो हम लोगों ने निकाला था लास्ट टू लास्ट क्लास में, and it was nothing but the interaction between the two electrons. So the charge is nothing but E into E, which is E square. So E square divided by 4 pi epsilon naught into 1 divided by whatever is the distance. So it is r1 vector minus r2 vector. We are taking a mod of this because we don't know which one will be greater than the other one. Okay, so we are just taking the absolute value. ठीक है, तो हम लोग ये करने वाले हैं अभी। तो बिफोर वी स्टार्ट वी आर बेसिकली गोइंग टू राइट डाउन व्हाट इज द इक्वेशन, हैमिल्टोनियन इक्वेशन फॉर अ हीलियम एटम। सो लेट्स स्टार्ट डूइंग दैट। सो फॉर हीलियम एटम, अगर मैंने एक हीलियम एटम कंसिडर किया, ओके, एंड वी राइट डाउन द हैमिल्टोनियन h psi naught। सो लास्ट टू लास्ट क्लास जब हम लोगों ने निकाला था द वैल्यू टू बी माइनस ऑफ 109, जो हम लोगों ने यूज किया द रिजल्ट ऑफ हाइड्रोजन एटम एंड वी यूज्ड इट इन हीलियम, हमने सिर्फ ये दिया था 8 e times e1, ओके, और मे बी आई कैन राइट इट डाउन लाइक दिस 8 times e1 psi naught। ठीक है, दिस वाज आवर एक्सप्रेशन, सो वी डिडंट गो फर्दर। अभी हम क्या बोल रहे हैं कि इससे हम लोग लेंगे तो हमारा जो आंसर आता है वो आता है 109 eV, which is greater than whatever we need 78 eV। so ये काफी दूर हो जाता है। so that means this is not exact, we also have to consider the interaction between electron electron। so electron electron का जो मेरा interaction है वो देगा मेरा potential energy का additional एक part which is VEE। ये हमने इग्नोर कर दिया था, ठीक है, तो बिना इग्नोर किए हमें ये वैल्यू मिला था। so now we are going to consider this VEE। ठीक है, so what we can do now is H is this is equal to 8E1। 8E1 तो मतलब ग्राउंड स्टेट एनर्जी ऑलरेडी मुझे पता है, ओके, वी हैव ऑलरेडी कैलकुलेटेड दिस, प्लस whatever is the expectation value of the electron electron interaction। so ये वाली वैल्यू कितनी थी मेरी, ये वाली वैल्यू मेरी थी माइनस ऑफ 109.75 eV या जो भी, आई थिंक डिफरेंट बुक्स में डिफरेंट रिजल्ट रहेगा, थोड़ा थोड़ा डिफरेंट होगा, अप्रोक्सीमेटली ये। तो ये मेरे को मिला था और मैंने बोला था ये बहुत दूर है। Now let's do this and find out what is the average value of VEE, and then we'll add it and we'll see if it gets closer to this 78 eV। ठीक है, अभी हम ये करने वाले हैं। तो इसको करने के लिए भी हम वेरिएशनल प्रिंसिपल का यूज करेंगे। वेरिएशनल प्रिंसिपल में हम क्या करते हैं, वी जस्ट टेक अ ट्रायल वेव फंक्शन। सो हियर आल्सो वी आर गोइंग टू टेक अ ट्रायल वेव फंक्शन, बट we have already defined the system, so we know this is the trial wave function। so we are going to use this to find out the expectation value of VEE। so आइए करते हैं धीरे धीरे।
Okay, so we can take this to be V EE, expectation value, is equal to, we will take it to be something like psi naught. इसका इंटीग्रेशन लंबा है काफ़ी, so that's why I skip certain steps. You can also do it, but then आप लोग अगर डिटेल में करोगे तो आंसर मिल जाएगा आप लोग को VEE. But let me just show you the basic things that are important. This is psi naught, this is R1 and R2 ground state wave function over the volume, right? So over the volume for R1 and volume for R2. This is how we integrate, right? Okay. अब यहाँ पे मैं क्या कर सकता हूँ, वट एवर रिजल्ट वी नो वी कैन एक्चुअली पुट दैट रिजल्ट. ओके, सो बैठाते हैं अभी यहाँ पे, राइट. लेट्स सी व्हाट वी कैन डू and just take it down. Maybe you can check this. This is your psi naught already provided in terms of R1 and R2, right? So ये दो बार है, there is no conjugate because there is no I factor, so that means whatever we get we will just square it. Psi naught, we'll just square it. So that means what I can do now is I can write down integration, and then I can write it down as 8 divided by pi a cubed square, psi naught दो बार है, into e to the power minus 2 into r1 plus r2 divided by 2. स्क्वायर करेंगे तो 4 हो जाएगा, so you can just write it down as 4 r1 plus r2 डिवाइडेड बाई 2. ठीक है, आपको थोड़ा ध्यान दो तो इसमें थोड़ा इजी हो जाएगा आप लोगों को याद रखना. इंटू VEE मतलब ये वाली रिजल्ट. सो दैट मीन्स वी कैन जस्ट सिंपली राइट इट डाउन एज ई स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू 1 डिवाइडेड बाई R1 minus R2 into this would be D3 R1 D3 R2. Now we have written it in the integration form. अभी obviously इसको solve करना है और निकालना है कि मेरा final answer क्या होगा. अब यहाँ पे एक problem है, we have to integrate it with respect to R1 as well as R2. तो हम क्या कर सकते हैं, पहले R1 का integration R2 का integration कर लेंगे. We will get the value in terms of R1 and then we can put it and integrate it further. ठीक है, ऐसा भी हम कर सकते हैं. But before that what we can do is we can actually simplify it a bit more. So जो constant है वो बाहर ले लेते हैं, आप लोग देखो, and you can do it on your own also. आप लोग एक बार खुद भी कर लो. E square divided by 4 pi epsilon naught into this is 8 divided by pi a cubed whole square. ठीक है, ये हो गया, और बाकी मेरा इंटीग्रेशन के अंदर. So it is e to the power minus 4 R1 plus R2 whole thing divided by 2 into D3 R1 D3 R2. This is nothing but the volume integral, okay? dV1 or dV2 ऐसा भी ले सकते हैं, just considering it to be a cuboid or something. Okay? So before we proceed, okay, we can actually consider different kinds of situation here. एक situation जो अभी हम लोग consider करेंगे is because we want to first integrate R2, उसके बाद हम लोग R1 करेंगे, नहीं तो ये बहुत complicated integration होने वाला है, right? For that what we can do is we can actually consider a scenario where we will be having all the three axes x, y and z. So हम लोग यहाँ पे तीनों axes बना देते हैं. R1 and R2 are dependent on each other obviously, right? Because you have the electrons having some kind of energy or attractive force between repulsive force between them, okay, because of which R1 and R2 will be connected. If R1 moves, R2 will change. If R2 changes, R1 will also change, kind of, okay. But यहाँ पे हम लोग ऐसा बोल रहे हैं कि we have R2 revolving around R1. So let's say this is your R1, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक मेरा R1 है. Suppose ये वाला point मैंने अभी fix कर दिया for now, okay, and we have got R2, okay, which is actually moving around R1, right? So what we can do now is, just to simplify things, we can say this is my R1 and this is my R2, ठीक है. और अगर आप लोग vectorially देखो, so you can add them up, okay, and that the distance between them would be nothing but R1 minus R2. You consider it in a 3 dimension, that means it's revolving, that means it's making some angle with R2. Let's say this is theta 2,
So R2 is making some angle with R1, that is theta 2, and it is changing. Okay, this is changing. So R1 is changing, R2 is remaining more or less fixed. अभी के लिए, ठीक है? For this particular scenario. And here also what we can say is that this is maybe the y-axis. So this is y2, and this is the z-axis. So I'll write mark it as z2, and this is the x-axis, and I will mark it as x2. ठीक है? तो अगर हम लोगों ने ये एंगल लिया, एंगल बिटवीन x and y axis, let's say this is nothing but phi 2. This is phi 2. So this is what we have here usually, okay, and we can actually consider this in particular diagram. और यहाँ पे हम लोग ये बोल रहे हैं कि जो मेरा R1 है वो fixed है, this is fixed, R1 is fixed, and मेरा जो R12 है, R2 is revolving. Let's take this scenario. तो यहाँ पे हम लोग इंटीग्रेट कर सकते हैं. So you know from spherical polar coordinates जो मेरा थीटा है it will always go from 0 to pi if you remember, and जो मेरा phi है it will always go from 0 to 2 pi. Okay, spherical polar coordinates. और spherical polar coordinate में अगर मुझे वॉल्यूम एलिमेंट लिखना है, और यहाँ पे जैसे मैंने लिखा है d3r which is the volume element, you can always write it down as r square, you know, sine square theta, sorry, r square sine theta into dr d theta d phi. Okay, so ये कुछ चीज़ें हमें याद रखनी है, and we are going to use that result. ठीक है, but यहाँ पे तो मेरा r1 minus r2 भी है, so r1 minus r2 also we can actually write, and what we can do here is using this diagram we can simply say that r1 minus r2, these are vectors. Okay, we can you know take a square of them. So इसका स्क्वायर ले लेंगे तो ये हो गया a square r1 square plus b square r2 square minus 2 r1 dot r2, 2 r1 bar dot r2 bar. So we can write it down as r1 square plus r2 square minus 2 r1 r2, r1 dot r2 मतलब cos theta, angle between r1 and r2. So you can check this diagram, angle between r1 and r2 is theta 2. So I'll write it down as cos of theta 2. Right, so that's the angle between r1 and r2. So we have made this modification here. That means we don't need r1 minus r2 whole square. मेरे को सिर्फ r1 minus r2 चाहिए. So I will just write it down as r1 bar minus r2 bar is equal to root over r1 square plus r2 square minus 2 times of r1 r2 cos of theta 2. That's it. So what we can do is we can replace it here. ठीक है, but हम लोग क्या करेंगे अभी, हम लोग पहले R2 का इंटीग्रल निकालेंगे. ठीक है, so what I'm going to do now is I'm not going to write down so many sentences. I'm just going to write down I2. I2 का मतलब ये है we are going to find out the integral for R2. मतलब अगर ये वाला तो है कांस्टेंट, इसको बाहर रखते हैं, अभी के लिए ये कंसीडर करते हैं. तो फॉर दिस व्हाट वी आर गोइंग टू डू इज e to the power -4, no problem, and r1 plus r2 है ना, मतलब means we can take two components right from here, e to the power -4 r1 divided by 2 into e to the power -4 r2 divided by 2. इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो we are going to get the same term. So that means we will have one term which is e to the power 4 r2, okay, divided by a not 2, sorry, this is a, check your notes, this is a, so divided by a into d3 r2. We're just going to find out for r2 first, okay, and at the denominator this would be r1 minus r2. इंटीग्रल है, लिमिट तो होना पड़ेगा डेफिनेट इंटीग्रल के लिए. वी आर टॉकिंग अबाउट r2 here, okay, so r2, okay, it can start from here 0, लेंथ है ना तो ये infinity तक जा सकता है, right? So we can see and we can write down r2 in terms of r1 as well, okay. So we will do that, but let's do that later. पहले तो हम इसको इंटीग्रेट करेंगे, पहले तो इसको हम इंटीग्रेट करने की कोशिश करते हैं, ठीक है. तो what we can do now here is we can change this d3 r2 है ना, तो इसको हम लोग चेंज करते हैं.
अभी इस पे ध्यान दो कैसे हम लोग इंटीग्रेट करते हैं इसको. मे बी ऊपर वी कैन एक्चुअली do some numbering. I think let me mark this as number A. इसका एक पार्ट हम कर रहे हैं अभी यहाँ पे, ठीक है. We are doing a part of it here, so don't miss out. Okay, this is equal to integration e to the power minus 4r2 divided by a divided by r1 minus r2. So r1 minus r2 मतलब ये term. So this can be written as divided by root over of r1 square plus r2 square minus 2 times r1 r2 cos of theta 2. That's it. We have into d3 r2. अभी d3 r2 मतलब you know d3 r can be written in this way, right? This is a spherical polar coordinate. r2 है ना, so we'll just write it down as r2 square and then sine of theta 2, then d of r2, then d of theta 2, d of phi 2. ठीक है. अभी मुझे ये पूरा का पूरा इंटीग्रेट करना है. When we integrate and find out the final result, we are going to get it in terms of r1. I'll tell you how. Okay, so the first thing is we have to integrate this. ये sin theta 2 है, d theta 2 है और ये वाली term में एक theta 2 है. So that means when we integrate we cannot leave this out, right? So let's try to do this. Okay, so maybe I can mark this as star. You can mark like everything. Okay, so now we are going to integrate this. So we are just going to do it part by part. Otherwise अगर एक साथ करेंगे ना very confusing होने वाला. Sin theta 2 d theta 2, we have it, divided by root over r1 square plus r2 square minus 2 times, okay, r1 r2 cos of theta 2. ठीक है. So this is the term that we basically have. अभी ऐसे वाले इंटीग्रल में कैसे करूंगा, ऐसे वाले इंटीग्रल में कैसे करूंगा आप लोगों को आई डोंट नो इफ याद है कि नहीं. इसको कैसे कर सकते हैं, ये कोई बताएगा? We want to integrate this. Okay, what is the best way to do it? We'll do it by substitution method. Okay, we'll do it by substitution method. Substitution method क्या होता है? We are basically going to replace this. So अगर मैंने numerator consider किया, I'm not going to do it. I'm expecting that all of you will do it. But anyway, I'll tell you the process. Put r1 square plus r2 square minus 2r1 r2 cos of theta 2 is equal to x square. ठीक है. उसके बाद उसका अगर d लेंगे and we differentiate only with respect to theta, that means ये दोनों टर्म का differentiation with respect to theta नहीं है, ये दोनों टर्म का है, right? So this would you know basically turn out to be minus 2 times r1 r2 and then d of cos of theta 2, that means d theta of cos theta 2, which is nothing but minus of sine of theta 2 into d theta 2, right? We are differentiating, take d of this, and d of x square matlab d dx of x square into dx, right? So that means it will be 2x dx. I hope all of you remember this. So ये minus minus cancel हो गया, ये 2 cancel हो गया. That means what we have here is sine of theta 2 d of theta 2 is equal to x dx. So we are getting it in terms of x. Okay. So what we can do now is we can write down this as equal to integration sin theta 2 d theta 2 matlab I can write it down as x dx divided by this is equal to x square. So matlab ये root of x square हो गया, so it's just x. We're just having it as dx. So that means ये just है मेरा x. Okay, I will have some limits from let's say a to b. ठीक है.
we have missed out one thing here. This is sin theta 2 d theta 2. It is r1 r2 एक है यहाँ पे, so it is x dx divided by r1 r2, right? So that means this would be x d into r1 r2 रहेगा. So we can just write it down as x divided by r1 r2. Okay, so we have this expression, right? Now we have to think about this, because this is a distance, okay, and this is a distance, and this distance is and this theta is actually the angle. So angle तो मुझे पता है, the limit for the angle is always from 0 to pi, ठीक है. हमें ये पता है कि अगर हम लोग सब्स्टिट्यूट करते हैं तो रेस्पेक्टिवली वी हैव टू आल्सो चेंज द यूनिट ऑफ द, और वी हैव टू चेंज द लिमिट्स, ठीक है. बट यहाँ पे हम लोग नहीं कर रहे हैं. वी कैन जस्ट से व्हेन थीटा is equal to 0, I will just write down x is equal to a. We are not doing the calculation. Why? I'll tell you. Theta is equal to pi, x is equal to b. So मतलब हम लोग जब लिमिट ये चेंज कर रहे हैं, वेरिएबल चेंज कर रहे हैं, we are just going from a to b. That's it. So this will be the limit a to b. But then x can be written back in this form, and जब इस फॉर्म में लिख देंगे तो वापस हम लोग यूनिट को लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन को थीटा टर्म्स में लिख सकते हैं. Therefore we can write down which is equal to, so at the bottom we have got r1 r2, at the numerator we have got x, and what is my x? X is this root over, so this is r1 square plus r2 square minus 2 times r1 r2 cos of theta 2. That's it. We can change back the units because we have written it in terms of theta. We can just write it from 0 to pi. That's it. ठीक है. तो अभी तो हम बेसिकली जस्ट इंटीग्रेशन कर रहे हैं, बेसिक स्टेप्स यूज कर रहे हैं इंटीग्रेशन का, ठीक है. सो व्हेन वी टेक अप द इंटीग्रेशन, दिस वुड बी 1 divided by r1 into r2, and we are going to take it from the upper limit minus lower limit. Cos of pi is -1. I hope all of you remember this. Cos of pi is equal to -1, and then cos of 0 is equal to 1. So we can take upper limit. So upper limit होगा मेरा r1 square plus r2 square minus minus plus, because cos of pi is -1, so it will be 2 times of r1 r2. ये upper limit बिठा दिया और मिल गया मुझे. For lower limit I can put it as minus, and this would be minus, and this would be r1 square plus r2 square. Cos 0 is 1, so I will just put it as minus of 2 times r1 r2, ठीक है. तो ये जो है मैं इसको और सिंप्लीफाई कर सकता हूँ. आई कैन राइट इट डाउन एज 1 डिवाइडेड बाय r1 and r2, and you know this is a square plus b square plus 2ab, so you can just simply write it down as r1 plus r2, right? because ये r1 plus r2 होल स्क्वायर हो जाएगा, रूट रहेगा, तो you can take it out r1 plus r2 माइनस. यहाँ पे थोड़ा प्रॉब्लम है, because we have to know whether r1 is greater than r2 or less than r2. If you look into the diagram, r1 is greater than r2 or less than r2. Depending on that, we are actually going to put the sign, mod sign. तो यहाँ पे तो मुझे exactly पता नहीं है r1 is greater than r2 or r1 is less than r2. इसकी वजह से हम लोग क्या करेंगे, we are just going to put it as like this, r1 minus r2. Okay, we have to decide which one is greater, right? So if, okay, or maybe I will just cancel it out and write it down in a simpler way, is equal to 1 divided by r1 r2 into r1 plus r2. तो r1 अगर greater than r2 होता है और r2 less than r1 होता है, if we say r2 is less than r1, ये वाली वैल्यू मेरी पॉजिटिव होगी. दैट्स द मीनिंग ऑफ मॉड. दैट मीन्स आई कैन सिंपली राइट इट डाउन एज माइनस ऑफ r1, ब्रैकेट अगर मैंने खोल दिया, प्लस ऑफ r2. ओके, सो इफ यू सिंप्लीफाई दिस, r1 गेट्स कैंसल्ड, 2r2 और ये r2 एक है तो 2 रहेगा, r2 कैंसिल हो जाएगा, तो भी डिवाइडेड 2 डिवाइडेड बाय r1. ये वाला होगा जब r2 इज लेस देन r1. On the other hand, if r2 is greater than r1, okay, we can have it as this. So ये वाला कंडीशन है मेरा जब r2 is less than r1, ठीक है.
तो ये वाला डिलीट कर देते हैं यहाँ पे, ये सही। अगर R1 ग्रेटर देन R2 होता है तो वी कैन राइट इट डाउन एज 1 डिवाइडेड बाय R1 R2 ब्रैकेट R1 प्लस R2, ये तो हो गया। दिस इज माइनस ऑफ R1 माइनस R2, ये वाली पॉजिटिव होनी है अगर मॉड लेंगे, दैट मीन्स R2 विल कम बिफोर नाउ। अगर ये मॉड लेते हैं इट विल बी R2 माइनस R1, okay, that's the meaning of mod. So that means this will be minus of R2 plus of R1. I hope you understand this. और ये R2 cancel हो गया, and then R1 R1 2 R1 हो गया, so R1 R1 cancel हो गया, right? So it will be R2, so it will be 2 divided by R2, और ये दोनों जो कंडीशन है it will happen only if R2 is greater than R1. Okay, that's the meaning of mod. I hope you remember this. उसके बाद ये जो हमें रिजल्ट मिला है ना, ये हम यूज करने वाले हैं अभी in the expression that we already have. What is the expression that we have? We have the expression for I2. I2 मेरा कहाँ गया, ये वाला, right? This is the expression for I2. इस I2 में मैंने अभी ये वाला sin theta 2 and d theta 2 को simplify किया अभी, right? So we will put this result in this. Okay, so what we are going to do is putting, so all of you have to make your notes. जब अपने नोट पे देखोगे then only it's possible, because in the board I cannot just keep on scrolling up and down, it becomes inconvenient, तो आप लोगों को भी समझ में नहीं आएगा. So this is equal to 2 pi. अभी आप लोग बोलोगे 2 pi कहाँ से आया, because so such a long sum we have to do some derivations mentally. Phi है, phi का है 0 to 2 pi, there is no other term as phi, so you can integrate phi. Okay, so in general if you put it here, I hope you understand this. यहाँ पे हम तीन इंटीग्रेशन बैठाएंगे, एक पाई के लिए होगा 0 to पाई जो अभी किया हम लोगों ने, एक फाई के लिए होगा 0 to 2 पाई, और एक R2 के लिए होगा जो होगा 0 to infinity, राइट? सो 0 to 2 पाई फाई के लिए, तो 0 to 2 पाई जो मैंने अभी फाई के लिए किया है, ठीक है, इफ आई डू इट इट विल गेट 2 पाई, सो उसके लिए मैंने ये 2 पाई लिख दिया ऑलरेडी, ठीक है. सो आई हैव पुट दिस एज 2 पाई. Okay, and then what we have is the integration of this one. So this would be 2 divided by R1. Okay, जो मेरा थीटा का वैल्यू मिला मुझे 2 divided by R1. If you check here, 2 divided by R1, but वो तब मिलता है, okay, when you have the variation from 0 to R1. That means R2 is less than R1, ठीक है, that means it is from 0 to R1 into e to the power minus 4 times R2 divided by a into dr2. Okay, before that maybe I can write it here also, integration of 0 to 2 pi d phi 2 is equal to 2 pi, इसलिए ये 2 पाई बैठा है. अभी e टू द पावर माइनस 4 R2 डिवाइडेड बाई ए, ये कहाँ से आ रहा है, ये वाला टर्म है, ये वाला मेरा e टू द पावर माइनस 4 R2 डिवाइडेड बाई ए. सो वी हैव नॉट येट यूज्ड इट, राइट, सो वी हैव पुट इट हियर. और बाकी वाला इंटीग्रेट कर लिया हम लोगों ने. थीटा वाला जब किया हमें दो टर्म मिला है, वी आर गोइंग टू यूज दोस बोथ टर्म्स. फर्स्ट टर्म इज 0 टू R1, यहाँ पे वैल्यू होगा मेरा 2 डिवाइडेड बाई R1, इसलिए मैंने 2 डिवाइडेड बाई R1 लिखा. 0 to R1 e to the power 4 minus 4 R2 divided by a into, and then we have to write down R2 square also, वो वाला भी लिखना पड़ेगा because it's there, R2 square into dr2, ठीक है, ये वाला एक टर्म हो गया. प्लस आई विल टेक, और इंटीग्रेशन को कैसे डिवाइड करते हैं, होप you can write it to be 0 to R1 जो भी वैल्यू है प्लस R1 to infinity. You can take a point in between. So यहाँ पे भी we are taking it from 0 to R1 and this is the condition 0 to R1, R2 is less than R1, और जब R2 greater than R1 होता है that means we are going beyond R1, so it is R1 to infinity. This is R1 to infinity, and for this case we have it as e to the power minus 4 R2 divided by a into R2 square dr2. उसके लिए मेरा क्या था कंडीशन, ये 2 डिवाइडेड बाय R2 था, सो आई जस्ट पुट इट एज 2 डिवाइडेड बाय R2.
2. So this is 2 divided by r. So you can cancel this with this. Okay, ये थोड़ा simplify हो जाता है, ठीक है. So maybe I hope you understand this. Okay, यहाँ पे फिर भी मैं एक छोटा सा नोट आपको दे देता हूँ ताकि आप लोगों को याद हो जाए. This result that you are getting 2 divided by r1, okay, is when r2 is less than r1. इसकी वजह से हम लोग लिमिट 0 to r1 ले रहे हैं. And this result that you get is when r2 is greater than r1, और इसकी वजह से हमारा लिमिट हो रहा है r1 to infinity. So you know it's a bit of complicated maths, but आप लोगों को समझना पड़ेगा कि why we are doing it. That's very important. इसकी वजह से अभी हम क्या करेंगे, ये दोनों से 2 निकाल सकते हैं. You can take out 2. So I will have basically just as 4 pi. Let's just write down the problem here. Integration. This is 1 divided by r1. एक मेरा r1 टर्म यहाँ रह गया. And then I will integrate it 0 to r1 e to the power minus 4 r2 divided by a into r2 square dr2. अभी इसको आप लोगों को इंटीग्रेट करना है. कैसे इंटीग्रेट करेंगे? यूजिंग द प्रोडक्ट रूल. प्लस ये r2 तो कैंसिल हो गया, 2 हमने बाहर निकाल लिया, मतलब दिस इज सिंपलर. दिस इज r1, this is r1 to infinity e to the power minus 4 r2 divided by a into, this is not r2 square because एक r2 cancel हो चुका है. This is just r2 dr2. So once we have this, we can actually find out the result for this integration using the product rule. So मैं आप लोगों को ये बोलूँगा कि all of you actually should use the product rule and find out the answer. Not now, maybe you can try it. Product rule and find out the answer. Product rule, I hope you also remember for integration. Product rule. So product rule, you have to decide which is the first function and the second function. This function is getting reducible because ddr of r square will be 2r, and then you again take ddr of r, it will be 0 1, right? So that means this will be reducible. So this will be your first function and this will be your second function. So उसके बाद आप लोग पूरा का पूरा product rule यहाँ लगा सकते हो, ठीक है? And what you are supposed to get is this. You should get it like this: pi a cubed, okay, divided by 8 times r1. ये वाला प्रोडक्ट रूल से आप लोगों को मिलेगा. प्रोडक्ट रूल के बाद आप लोगों को लिमिट भी बैठाना है. तो आप लोग देखो r1 में मिल रहा है, r2 भी r1 में कन्वर्ट हो जाएगा बिकॉज द लिमिट इज r1. Here also in place of r2 you are going to get an r1. So that means everything you are going to get it in terms of r1. Okay. So इसका जो आंसर आएगा ये आएगा pi a cube divided by 8 r1 1 minus 1 plus 2 r1 divided by a into e to the power minus 4 r1 divided by a. आप लोग का आंसर ये आना चाहिए. And what is this answer? This is actually nothing but I2, the integral, when we are talking only about R2. अभी मेरे को I2 मिल गया, that means integral of R2 मिल गया. अभी इस रिजल्ट को हम लोग कहाँ बैठा सकते हैं? इस रिजल्ट को हम यहाँ बिठाएंगे, यहाँ पे R2 निकाल लिया, माइनस 4 R2 बाई ए वाला खत्म, D3 R2 भी हो गया. Then whatever result we get, we'll put it here and we'll also write down e to the power minus 4 r1 divided by a into d3 r1. So you know, if I continue more, you will get more and more confused. So let me take not one more class. मेरे को इसमें और 10 मिनट चाहिए होगा, but मैं अभी आप लोगों को इसलिए बताना नहीं चाहता हूँ because बहुत मैथ्स हो गया यहाँ पे, ठीक है? So all of you have to check this. ये वाला इंटीग्रेशन पूरा आप लोग समझो. And then आप लोगों को रिजल्ट मिलेगा in terms of r1 when you take this in terms of r2. तो ये बैठा दिया. उसके बाद मैंने जब इंटीग्रेट करूँगा मैं, मुझे फाइनल आंसर मिल जाएगा VEE का, ठीक है? सो दिस इज इम्पॉर्टेंट, ठीक है? और मे बी आई कैन जस्ट राइट इट वंस फॉर यू सो दैट एक स्टेप हो जाए यहाँ पे, ठीक है? सो आई विल जस्ट राइट दीज थिंग्स अगेन, ठीक है? तो इसका मतलब मेरे पास एक टर्म है जो मुझे इंटीग्रेट करना है. लेट मी जस्ट राइट इट डाउन, नॉट गो टू द प्रीवियस पेज एंड राइट इट डाउन. ओके, सो अगर मैंने प्रीवियस पेज पे गया तो आई हैव टू फाइंड आउट द इंटीग्रेशन रिजल्ट ऑफ दिस, ठीक है? तो इसको हम कॉपी कर लेते हैं नेक्स्ट पेजेस, नेक्स्ट पेज. दिस इज समथिंग विच आई शुड गेट. होप ये कॉपी हुआ है.
ठीक है, ये वाला मैं इंटीग्रेट कर रहा हूँ बिकॉज वी आर फाइंडिंग आउट VEE। ठीक है, ये वाला मैं इंटीग्रेट कर रहा हूँ, दिस इज योर VEE, रिमेंबर। ठीक है, एवरेज। इसके वजह से मैंने पहले R1 का फैक्टर लिया है, तो वो मेरा I2 था, एंड वी हैव फाउंड आउट दैट I2 ओके is equal to, it's a bit complicated, so जो मेरा I2 है वो I2 है यहाँ पे, if you check I2, this is your I2। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, I2 को लिख लेंगे पहले, so I will just give you the value for I2। ठीक है, इसको भी हम लोग कॉपी कर लेते हैं अगले वाले पेज में, you have to again rewrite this is important। तो I don't know कहाँ गया, एक सेकंड रुको, या कल हमारी परीक्षा है, okay we'll just do this, so I will pull it on top। ठीक है, anyway this is your I2। ठीक है, I don't know ये कॉपी नहीं हो रहा है, कुछ प्रॉब्लम है। Okay, no problem, let me just write down I2 again for you। I2 is nothing but pi a cubed divided by 8r1 and then bracket 1 minus 1 plus 2r1 divided by a into e to the power minus 4 divided by 8r1 by a। ये वाला मेरा I2 हो गया। So now we are going to put this here। okay? तो यहाँ पे मेरे पास क्या क्या टर्म है जो मेरे पास ऑलरेडी पता है, e square divided by 4 pi epsilon naught, इसको कुछ नहीं करेंगे हम, will be there, and then we have got 8 divided by pi a cubed, इसको भी कुछ नहीं करना है, स्क्वायर है, and then from here I can take out this term, this is actually a constant, so I can just keep this as pi a cube divided by 8। ठीक है, R1 नहीं ले सकते बाहर because R1 we have having it in the differential equation, and then we are going to integrate it। integration में ये वाला term पूरा डालेंगे, so it will be 1 divided by R1 into 1 minus 1 plus 2 R1 divided by a e to the power minus 4 R1 divided by a। ठीक है, ये हो गया। अभी मेरे पास, अभी I have to take d3r1, right, d3r1, so d3r1 we already know it is nothing but r1 square into sin theta 1 dr1 d theta 1 d phi 1। okay, this is what you already know, so that means ये r1 और ये r1 cancel हो गया, and we are getting a new integral where everything is in terms of r1। ये r1 में है, ये r1 में है, ये r1 में है, and everything is theta 1 phi 1 and so on। okay, so you have to use a similar logic that I have used before, and then you have to do this integration। ठीक है, जब आप लोग ये integration करोगे, okay, when you will do this integration and you know a is the Bohr radius, pi constant आप लोगों को पता है, you already know what is the charge of electron, and you put all the values, okay, you will see that you will get rid of r1, okay, because you are doing it from minus infinity to plus infinity। तो उसके बाद जो इसका आंसर आएगा ना, it will be my 34 eV। so in exam time also I won't tell you to do this entire integration because ये भी काफी लंबा है, so it will be 34 eV। ठीक है, इसका मतलब the correction in the potential energy because of the electron interaction is 34 eV। therefore मेरा जो हैमिल्टोनियन रहेगा वो रहेगा माइनस ऑफ 109 eV, जो पहले ही निकाला था मैंने। अभी करेक्शन करूंगा मैं, जो मेरा है 34 eV। दैट मीन्स द फाइनल आंसर दैट वी आर गेटिंग इज minus 75 eV, which is closer to the experimentally observed result। तो इसके वजह से ये करेक्शन मेरा ऐड हुआ। ठीक है, why we get this, because we have done an approximation of the wave function। अब ये एग्जैक्ट नहीं है, ये भी मीन्स वी हैव टू डू फर्दर करेक्शन, दैट मीन्स हमें और सही अप्रोक्सीमेट करना पड़ेगा वेव फंक्शन, बट देन दैट इज बियॉन्ड योर सिलेबस, so I'm not doing it, but in the next class I'm going to just discuss briefly on what should be that wave function which we should consider, so that this will come even closer to minus 79 eV। ठीक है, and this is what you have to basically show। so the real part here is not really the maths, okay, maths तो obviously थोड़ा difficult part है इसका, बट जो फिजिक्स इसका है वो समझने के लिए ये मैथ स्टेप्स करने पड़ेंगे, so that you are able to go and find out the corrected value of V। ये आता है -109 eV। वहाँ पे हम लोगों ने इलेक्ट्रॉन इंटरेक्शन को इग्नोर कर दिया। उसके बाद हमने बोला नहीं है तो बहुत दूर है,
डिजायर्ड रिजल्ट से, तो इसका मतलब हमें इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन इंटरेक्शन भी कंसिडर करना चाहिए। तो हमने यहाँ पे वेरिएशनल प्रिंसिपल लगाया और इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन इंटरेक्शन यूज किया। उसके बाद हमने देखा कि देयर इज अ +34 eV चेंज इन दिस टोटल एनर्जी। हैमिल्टोनियन तो टोटल एनर्जी बता रहा है, तो मतलब -109 प्लस ये किया तो ये हो गया 75 eV, एंड 75 eV इज रिलेटिवली क्लोजर टू द वैल्यू ऑफ 79 eV। ठीक है, ये क्लोजर है बट ये भी अभी भी परफेक्ट नहीं है। ठीक है, बट यहाँ पे हम लोगों ने एक एजम्पशन किया था, क्या है, we assumed that कि जो इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन इंटरेक्शन है, ओके, वो कंसिडर किया नहीं गया था इनिशियली। ठीक है, तो वहां पे इलेक्ट्रॉन के साथ एक प्रोटॉन का और दूसरे प्रोटॉन का कैसा इंटरेक्शन रहेगा वो और चीजों फैक्टर्स पे भी डिपेंड करता है। देयर इज समथिंग व्हिच इज कॉल्ड शील्डिंग इफेक्ट। अगर वो इफेक्ट हम लोग लेते हैं तो वेव फंक्शन और अलग हो जाता है। शील्डिंग इफेक्ट क्या होता है, एक इलेक्ट्रॉन एक प्रोटॉन के साथ इंटरेक्ट कर रहा है और उस वक्त जिस वक्त वो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन के साथ इंटरेक्ट कर रहा है, वो जो दूसरा इलेक्ट्रॉन है उसका इंटरेक्शन विद प्रोटॉन गेट्स अफेक्टेड। ठीक है, और वो इफेक्ट हमने कंसीडर नहीं किया। अगर वो इफेक्ट भी कंसीडर करते हैं then we will come even closer to the result. ठीक है, but then this is beyond the syllabus and it will become too long, so we are not going to do it. Okay, but then I will just write down one important conclusion here is we can come closer to an accurate value, okay, by using a more realistic wave function. Okay, by using a more realistic wave function. This is very important. तो मतलब हम लोगों ने जो पहले वेव फंक्शन लिया वो था तो वेव फंक्शन का प्रॉब्लम, बट इट वाज नॉट रियली रियलिस्टिक बिकॉज यहाँ पे हम लोगों ने वो शील्डिंग इफेक्ट नहीं कंसीडर किया। सो कंसीडरिंग फैक्टर्स, सो maybe we can say considering other factors. Okay, this wave function that we are considering, we can write it as psi1 r1 r2. Initially जब हम लोगों ने कंसीडर किया तो we used it as psi1 r1 r2. ये अप्रोक्सीमेशन था, यहाँ पे मैंने जस्ट चेंज कर दिया इसको psi1 r1 r2 डिफरेंट वेव फंक्शन, और ये जो हमारा ट्रायल वेव फंक्शन है this will be something like this, z cubed divided by phi cubed. ये आप लोग ना भी याद रखो तो भी चलेगा, I'm just giving it to you as a note because this is something which you should actually remember. इसका explanation ग्रिफिथ में आप लोगों को मिल जाएगा. Okay, but right now you don't need to study this. Just I wanted to tell you this because it's important to know that this is not the exact answer. We can even go closer to that answer if we are considering a different wave function altogether. अगर ये वाला wave function use करके हम लोग अपना potential और VEE consider calculate करते हैं, then उसके बाद हमारे पास जो हैमिल्टोनियन टोटल एनर्जी आएगा, it will be even closer. It will be -77.5. So as I said that whatever we are doing, all of these are nothing but approximation method. और approximation method का मतलब ये है कि we will be coming closer and closer to the exact value. Okay, जब हम लोग कुछ trial and error करेंगे. Okay, so this is what is important. So this is actually the end of this particular topic.